आदिकाल में पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। उन्होंने चंद्रवरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। इनके जन्म काल के संबंध में कई धारणाएं हैं। शुक्ल जी ने इनका जन्म वर्ष 1168 ईस्वी माना है तथा लिखा है कि राशों के अनुसार ये भट्ट जाति की जगात नामक गोत्र के थे। इनकी पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त चंद का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया है। वह वंश वृक्ष शास्त्री जी को नानूराम भाट से प्राप्त हुआ था, जो स्वयं को चंद का वंशज मानता था। उसकी कथनानुसार चंद के 4 पुत्र थे, जिनमें से चतुर्थ पुत्र जल था। जिस समय पृथ्वीराज रासो को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था, उस समय चंद भी महाराज के साथ गया था तथा अपने पुत्र जल को पृथ्वीराज रासो सौंप गया था। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है। पुस्तक जलहड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज। कहा जाता है कि जल ने चंद के अधूरे महाकाव्य को पूर्ण किया था। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धर्य जिम पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंदनंद उद्धर्य तिमि। यह प्रसिद्ध है कि चंद ने स्वामी के हितार्थ अपना बलिदान किया था। वह बहुत प्रतिभाशाली दूरदर्शी वीर तथा स्वामी भक्त कवि था। पृथ्वीराज उसे सदा अपने सखा के समान रखा करते थे एवं उसकी हर बात मानते थे। पृथ्वीराज रासो के संस्करण। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी में हुआ तथा जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय खंड तथा 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण 3,500 छंदों का है, जिसमें केवल 19 समय हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1,300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। प्रामाणिकता। इन 4 संस्करणों को देखकर यह प्रश्न सहज रूप में उत्पन्न होता है कि इनमें से प्रामाणिक संस्करण कौन सा है, और इसी से लगा हुआ वह विवाद भी बढ़ जाता है, जिसके अनुसार पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद रहा है कि विद्वानों में कई वर्ग बन गए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मिस्टर बंधु, कर्नल टॉड आदि विद्वानों ने यह माना है कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा में प्रकाशित हुआ है वही प्रामाणिक है। दूसरा वर्ग रामचंद्र शुक्ल, कविराजा श्यामलदान, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वानों का है, जो रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। आश्चर्य है कि शुक्ल जी अप्रामाणिक मानते हुए भी उसे अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत स्थान देते हैं। तृतीय वर्ग के विद्वान मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि यह मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका मूल रूप आजकल उपलब्ध नहीं है। चौथा मत नरोत्तम दास स्वामी का है। उन्होंने सबसे अलग यह बात कही है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूपों में रासो की रचना की थी।
उनकी इस मत से कि रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं था, अन्य कोई विद्वान सहमत नहीं है। वस्तुतः आरंभ में यह ग्रंथ विवादास्पद नहीं था। कर्नल टॉड ने इसकी वर्णन शैली तथा काव्य सौंदर्य पर रीझ कर इसके लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। तासी भी इसकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं करते थे। बंगाल के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण भी आरंभ कराया था। सन 1857 ईस्वी में डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रामाणिक रचना घोषित किया। फलतः राजस्थान के कुछ इतवृत्त खोजियों कविराजा मुरारीदान, श्यामलदान, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आदि ने इस काव्य को अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए सायास तर्क जुटाए। इन विद्वानों ने तर्कों को निराधार सिद्ध करने का प्रयत्न किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने वस्तुतः यह विवाद इतना उलझ गया है कि अब तक कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक कृति सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। वे एतदर्थ नए नए तर्क खोजते रहते हैं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो उनके द्वारा खोजे गए तर्कों को निराधार सिद्ध करने के लिए सामग्री जुटाते रहते हैं। अप्रामाणिकता के लिए तर्क, जो लोग राशों को अप्रामाणिक रचना मानते हैं, उनके तर्क निम्नलिखित हैं। पहला, राशों में उल्लिखित घटनाएं और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते। इसमें परमार, चालुक्य और चौहान क्षत्रियों की अग्निवंशी माना जाता है, जबकि वे शूरवंशी प्रमाणित हुए हैं। दूसरा, पृथ्वीराज का दिल्ली कूद जाना, संयोगिता, स्वयंवर आदि घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती। तीसरा, अनंगपाल पृथ्वीराज तथा बीसलदेव के राज्यों के संदर्भ भी अशुद्ध है। चौथा, पृथ्वीराज की माँ का नाम कर्पूरी था, जो राशों में कमला बताया गया है। पांचवा, पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया गया है, जो अशुद्ध है। छठवां, पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। सातवां, रासों में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है, जो इतिहास से मेल नहीं खाता। आठवां, पृथ्वीराज के हाथों गोरी की मृत्यु की सूचना भी इतिहास सम्मत नहीं है। नौवां, पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। 10वां, रासों में दी गई तिथियां अशुद्ध हैं। सभी तिथियों में इतिहास की तिथियों से प्रायः 90-100 वर्षों का अंतर है। 90 या फिर 100 वर्षों का अंतर है। यदि उपर्युक्त तथ्यों को ही अंतिम प्रमाण मान लिया जाए, तब तो पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना कहा ही जा सकता है, किंतु दूसरे पक्ष के तर्क भी इस संबंध में विचारणीय हैं। पहला, डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत यह है कि इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। इधर जो लघुतम प्रतियां मिली हैं, इसमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। दूसरा, घटनाओं में 90 से 100 वर्षों का जो अंतर है, वह संवत की भिन्नता के कारण है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत की कल्पना की है और इसके अनुसार तिथियां भी शुद्ध सिद्ध होती हैं। तीसरा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासों में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। चौथा, रासो इतिहास ग्रंथ न होकर काव्य रचना है, अतः इसमें इतिहास का सत्य खोजना और उसके ना मिलने पर उसे अप्रामाणिक घोषित करना अनुचित है। पांचवा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मत भी है कि पृथ्वीराज रासों की रचना शुकी संवाद के रूप में हुई थी, अतः जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। यदि यह तर्क मान लिया जाए तो वे ही अंश प्रायः प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। छठा, जिन लोगों ने रासों में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देखकर उसे जाली ग्रंथ माना है, उसके विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि चंद लाहौर का निवासी था। वहाँ उस समय मुसलमानों का प्रभाव आ चुका था, अतः उसकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण होना सहज है। वस्तुतः विद्वानों ने बाल की खाल खींचने की चेष्टा में अनेक ऐसे तर्क प्रस्तुत किए हैं जो काव्य की प्रामाणिकता के लिए उचित कसौटी नहीं बन सकते। पृथ्वीराज रासों ही नहीं, रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों पर भी यदि अनेक प्रकार के तर्क दिए जाएं, तो उनकी अप्रामाणिकता भी किसी न किसी सीमा तक
संदेह का विषय बन सकती है। रामचरित में तो प्रक्षिप्त अंश स्वीकार किए भी जाते हैं। कई ऐसे पद भी मिलते हैं जो सूर और मीरा दोनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। अतः प्रक्षिप्तांशों या इतिहास विरोधी कथनों के आधार पर पृथ्वीराज राष्ट्रों को अप्रामाणिक मानना उचित नहीं। चंद ने पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं का जैसा सजीव वर्णन किया है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि वह पृथ्वीराज का समकालीन कवि था। अतः रासों को अप्रामाणिक मानना उचित नहीं। यदि इस विवाद में कोई सत्यांश झलकता भी है तो वह इतना ही पृथ्वीराज रासों में पर्याप्त प्रक्षिप्त अंशों का भी समावेश हुआ है। काव्योत्कर्ष। चंद्रवरदाई ने इस ग्रंथ में अनेक घटनाओं का समावेश किया है तथा कुछ घटनाएं बाद में भी चारणों ने जोड़ी हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि यह काव्य एक घटना कोश है, परंतु समस्त घटना चक्र के भीतर कवि ने अपनी रस दृष्टि का नियोजित रूप में विस्तार किया है। अतः इसे महाभारत की तरह एक विशाल महाकाव्य मान सकते हैं। इस काव्य में दो रस प्रमुख हैं, श्रृंगार और वीर। ये दोनों रस पृथ्वीराज चौहान के चरित्र के दो पार्श्व उन्मुक्त करते हैं। वह जितना वीर है उतना ही श्रृंगार प्रेमी भी है। कवि ने एक ओर तो युद्ध के वर्णन में वीरता और पराक्रम की अद्भुत सृष्टि की है, दूसरी ओर रूप, सौंदर्य और प्रेम के भी सरस चित्र उतारे हैं। नारी दोनों रसों के केंद्र में है। उसे पाने के लिए युद्ध होते हैं और पा लेने पर जीवन का विलास पक्ष अपनी पूरी रमणीयता के साथ उभरता है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रेम और शौर्य के सभी क्षेत्रों में कवि ने कुछ नैतिक मर्यादाओं का निर्वाह किया है, जिनके कारण रस की सात्विकता सुरक्षित रही है। पृथ्वीराज रासों में वस्तु वर्णन का भी आधिक्य है। कवि ने बड़ी तन्मयता के साथ नगरों, वनों, सरोवरों, किलों आदि का वर्णन किया है। युद्ध क्षेत्र के दृश्य तो अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते ही हैं। कवि ने समय और क्रिया को एक साथ बिंबों में बांधकर रंग और ध्वनियों को भी रूपायित कर दिया है। भाव, वस्तु और ध्वनि की सम्मिलित प्रभान्विति के उदाहरण पृथ्वीराज रासों में भरे पड़े हैं। एक उदाहरण देखिए। बजिय घोर निशान रान चौहान चहुदिसी, सकल सूर सामंत समर बल जंद्र मंत्र तेसी, उठिराज पृथ्वीराज बाग लग मनहु वीर नट, कढ़त तेग मन बेग लगत मनहु बीज झट घट। नारी सौंदर्य का भी एक चित्र देखिए। मनहु कला ससिभान कला, 1600 बन्य बाल बैस ससिता, समीप अमृत रस पिन्य, बिगसी कमल श्रृंग, भ्रमर नयनु खंजन मृग, लुट्य हीर कीर अरुबिंब मोती नख सिख, ऐगुट्य छत्रपति गयंद हरिहंस गति वे, बनाय संचय सचिय, पद्मिनी रूप पद्मावतीय, मनोह काम कामनीय रचिय। वीर और श्रृंगार रसों के पोषण के लिए आवश्यकता अनुसार अन्य रसों की भी योजना की गई है और उनके वर्णन में भी कवि ने उतनी ही तन्मयता दिखलाई है। पृथ्वीराज रासों की भाषा के संबंध में भी विवाद रहा है। वस्तुतः यह काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रजभाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। कवि ने तत्कालीन सभी प्रचलित शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया है। शब्द चयन रसानुकूल है, अतः वीर रस के चित्रणों में प्रकृति और अपभ्रंश के शब्द भी यत्र तत्र मिल जाते हैं। जहाँ तक भाषा की शक्ति का प्रश्न है, कवि ने अविधेय भाषा को भी पर्याप्त प्रभावशाली रूप दिया है। लाक्षणिक तथा ध्वन्यात्मक शब्द शैली ने भी प्रायः भाषा सौंदर्य की वृद्धि की है। अलंकारों का चंद ने सहज प्रयोग किया है। शायद ही कोई अलंकार ऐसा हो जिसे उन्होंने छोड़ा हो। लगभग 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया यह महाकाव्य सभी दृष्टियों से आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति सिद्ध